हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इस पूरे एक्ट को हम लोग कवर करेंगे विथ अमेंडमेंट्स जो भी है वो देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इस एक्ट के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक्ट क्यों आया। तो ये एक्ट आया था 12 दिसंबर 1961 में इन्फोर्स्ड हुआ था। इस एक्ट में टोटल 30 सेक्शंस हैं और इस एक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961। एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन रेगुलेट विमेन एम्प्लॉयमेंट को, विमेन को मल्टीटास्क होना पड़ता है। विमेन अगर काम पर आती है तो उसे ऑलरेडी बहुत हैकल लेकर आना पड़ता है और उसके बाद विमेन एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर पीरियड ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब वो एक चाइल्ड को बर्थ देती हैं तो उस टाइम पर, उसके बाद वाला समय और उसके पहले वाले समय पे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टफ टाइम से गुजरती हैं। तो उस सिचुएशन में उन्हें काम करना पड़ता है और उसको रेगुलेट करने के लिए कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, तो कुछ इस्टेब्लिशमेंट में टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट उनके उस समय में उनको बेनिफिट देने के लिए एक्ट आया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं एप्लीकेबिलिटी, जो कि आता है सेक्शन 2 में। इस्टेब्लिशमेंट, कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो हर वो फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, गवर्नमेंट बिलोंगिंग्स जो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं वो सब, शॉप्स, हर जगह जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड है, मतलब जहाँ पर भी गवर्नमेंट ने बोला है कि इस जगह पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, वो हर जगह जहाँ पर भी 10 या उससे ज़्यादा पर्सन काम करते हैं तो वहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई होगा। अब देखते हैं डेफिनीशंस, जो कि कवर्ड है सेक्शन 3 में। तो 3 सबसेक्शन बी में यहाँ बात की गई है चाइल्ड की। बहुत सारे डेफिनीशन है लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। चाइल्ड कौन है, इंक्लूड्स स्टिल बॉर्न चाइल्ड, जो कि अभी अभी जिसने जन्म लिया है वो चाइल्ड भी चाइल्ड के अंदर में कवर्ड होगा। फिर नेक्स्ट है डी, सबसेक्शन डी, 3 सबसेक्शन डी, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है, ऑथोराइज्ड पर्सन। अगर गवर्नमेंट का कोई बिलोंगिंग्स है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जिसे ऑथोराइज्ड किया है वो ऑथोराइज्ड पर्सन वहाँ का एम्प्लॉयर माना जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी को ऑथोराइज नहीं किया है तो जो भी वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसे एम्प्लॉयर माना जाएगा। मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सबको एम्प्लॉयर माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है वेजेस, जो कि कवर्ड है 2 सबसेक्शन एन में। ऑल रेम्यूनरेशन, हर तरीके का जो पैसा, जो सैलरी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैश पेबल टू वीमेन, जो कि वीमेन को दी जाती है उसके काम के एम्प्लॉयमेंट के लिए। वेजेस में क्या क्या इंक्लूड है, डीए, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, इंसेंटिव बोनस, और जो फूड ग्रेन दिया जाता है, सप्लाई फूड ग्रेन वगैरह एक्स्ट्रा में, वो डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है ओवर टाइम का पैसा, डिडक्शन, जैसे किसी तरीके का फाइन वाइन काटा गया हो वो, पेंशन, पीएफ, अदर देन इंसेंटिव बोनस। इंसेंटिव बोनस को छोड़कर अदर जो बोनस होंगे वो इंक्लूडेड नहीं है और इसके साथ ग्रेचुइटी भी इंक्लूड नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस एक्ट या फिर इससे रिलेटेड और भी कई एक्ट्स, एमसीक्यू के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे हमें कैसे मैसेज करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ हम आपको नोट्स देने की कोशिश करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, जो कि कवर्ड है सेक्शन 4 में। नो एम्प्लॉयर शैल नोइंगली, अगर एम्प्लॉयर को पता है तो, नोइंगली मतलब जानबूझकर, वह एम्प्लॉय अ वुमेन ड्यूरिंग 6 वीक्स, 6 वीक फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी, मिसकैरेज या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी भी एम्प्लॉयर को पता है कि उसकी जो एम्प्लॉय हैं विमेन वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनके डिलीवरी के बाद से, जिस दिन से डिलीवरी हुई है तब से 6 वीक तक एम्प्लॉयर काम नहीं करवा सकता उनसे। या तो डिलीवरी हो गई उस दिन से, या फिर मिसकैरेज हो गया उस दिन से 6 वीक्स तक, या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन, यानी कि प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा दिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो, तो उससे लेकर 6 वीक तक एम्प्लॉयर काम नहीं करवा सकता उस वुमेन से। 1 month immediately before 6 weeks of delivery can't do work long hours of standing, और 6 वीक से तो पूरा ही वो काम नहीं करेगी, लेकिन उसके पहले 1 मंथ जो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस नेचर के काम है या फिर जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा थकना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग होता है, तो ये सब काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, 6 वीक से 1 मंथ पहले तक।
फिर एडिशनल लीव विथ वेजेस 1 मंथ इलनेस, और एक्स्ट्रा 1 मंथ की लीव उन्हें मिल जाएंगी विथ वेजेस अगर विमेन इलनेस है, सिकनेस है, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से वो बीमार पड़ रही हैं, तो इसके वजह से और 1 मंथ की छुट्टी विथ वेजेस विमेन को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है राइट टू पेमेंट सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 बोलता है एवरी विमेन इंटाइटल्ड डेली वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस। जब से वो काम पर नहीं आ रही हैं, एब्सेंट हो रही हैं इस एक्ट के अंदर, तो जो भी उनका डेली वेजेस है उसी हिसाब से वो सैलरी अभी भी डिज़र्व करती है। और मिनिमम वेजेस जो भी होगा अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, वो या फिर 10 रुपये या फिर इन दोनों में जो भी हायर होगा वो उन्हें मिलेगा। फिर 5 सबसेक्शन 2 बोलता है कि विमेन तभी इस एक्ट के अंदर एलिजिबल होंगी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए इफ़ उन्होंने पिछले 12 महीने में कम से कम 80 डेज काम किया हो, तभी उन्हें ये बेनिफिट मिलेगा। फिर नेक्स्ट 5 सबसेक्शन 3 बोलता है मैक्सिमम पीरियड इंटाइटल्ड, मैक्सिमम इस एक्ट के अंदर में 26 वीक्स तक विमेन को छुट्टी मिल सकती है पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान, नॉट मोर देन 8 वीक्स प्रिसीड द डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, और जो भी डिलीवरी डेट है उसके पहले सिर्फ 8 वीक तक की ही छुट्टी मिल सकती है और डेट के बाद बची हुई छुट्टियाँ उन्हें मिलेंगी। ये मैक्सिमम है, ठीक है, अगर मिनिमम उन्हें लेना हो वो उनके ऊपर है। इन केस ऑफ डेथ अप टू डे ऑफ हर डेथ, अगर विमेन की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जो भी उनका डिलीवरी के दौरान, तो जब तक अप टू डे ऑफ हर डेथ, जो भी उनका डेथ का दिन होगा, तब तक इंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी का जो भी पैसा है वो देना पड़ेगा। किसे देंगे? उनके लीगल हायर्स को, ठीक है। इसमें चाइल्ड भी आता है कि अगर जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन अगर चाइल्ड को कुछ हो गया तो जो भी उनका पूरा प्रेगनेंसी का जो पीरियड है उसका पैसा लगेगा। फिर नेक्स्ट है फिर 5 सबसेक्शन 4 चाइल्ड अडॉप्टेड कमीशनिंग मदर, अगर चाइल्ड को अडॉप्ट कर किया गया हो या फिर कमीशनिंग मदर का मतलब होता है कोई अदर तरीके से माँ बनना, ठीक है, किसी और का एग एंड किसी और की बॉडी, तो उस तरीके से अगर वो मदर बनी हो तो उन्हें मैक्सिमम 12 वीक्स तक की छुट्टी मिलेंगी फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड हैंडेड ओवर, जिस दिन से चाइल्ड उनके हाथ में आया है तब से 12 वीक तक की छुट्टी उन्हें मिलेंगी। फिर वर्क फ्रॉम होम में बी अवेल्ड, और वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है अगर एम्प्लॉय के बीच में उस तरीके का बात हो जाए, उस तरीके का काम हो, तो वर्क फ्रॉम होम भी अवेल्ड किया जा सकता है। फिर नोटिस सेक्शन 6 विमेन नोटिस एम्प्लॉयर, विमेन जब से उन्हें छुट्टी चाहिए तो उसके लिए उन्हें एम्प्लॉयर को एक नोटिस देना पड़ेगा स्टेटिंग द फैक्ट, उसमें उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है, कि कब से उनको छुट्टी चाहिए, ये सब, डेट फ्रॉम विच सी एब्सेंट, किस दिन से उन्हें छुट्टी चाहिए, और 6 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी, और ये एक्ट के हिसाब से डिलीवरी के 6 वीक पहले तक उन्हें छुट्टी मिल सकती है। नोटिस आफ्टर डिलीवरी असैप, अगर बाई चांस विमेन ने पहले नोटिस नहीं दिया तो जो भी उनकी डिलीवरी हो गई उसके बाद उन्हें असैप जैसे जितनी जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल उन्हें नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर एक बार अगर जान जाए तो डिलीवरी के पहले ही उन्हें अमाउंट एडवांस में पे करना पड़ेगा विमेन को। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस सेक्शन 8 इफ़ नो प्री नटल पोस्ट नटल केयर गिवन बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने प्रेगनेंसी के पहले या बाद वाली केयर नहीं दी है देन ₹1000 एज मेडिकल बोनस उन्हें देना पड़ेगा विमेन को। लीव फॉर मिसकैरेज, अगर मिसकैरेज होता है तो उससे 6 वीक्स फ्रॉम द डेट, 6 वीक तक का लीव उन्हें मिल सकता है। देन नर्सिंग ब्रेक सेक्शन 11 टू ब्रेक टिल चाइल्ड अटेन एज 15 मंथ, जब तक बच्चा 15 मंथ्स का नहीं हो जाता तब तक 2 ब्रेक करके विमेन को मिलेंगे, और 4 विजिट टू क्रैच, जो क्रैच फैसिलिटी होती है यानी कि जहाँ बच्चों को रखा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर उन्हें 4 विजिट यानी पूरे दिन में वो 4 बार जा सकती हैं, चाहे तो एम्प्लॉयर भी साथ में जा सकता है। अनलॉफुल डिसमिस अ विमेन बीइंग एब्सेंट अंडर द एक्ट, अगर विमेन प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान एब्सेंट है तो उस टाइम पे जो एम्प्लॉयर है वो उन्हें डिसमिस नहीं कर सकता, ये अनलॉफुल होगा एक्ट के अंदर सेक्शन 12। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर सेक्शन 14 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करेंगे इंस्पेक्टर को लोकल लिमिट्स के अंदर में टू इंस्पेक्ट एवरी इस्टेब्लिशमेंट, हर इस्टेब्लिशमेंट में चेक करे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं, और जो भी इससे रिलेटेड एक्ट में जो रूल है वो सब फॉलो हो रहा है कि नहीं। फिर रजिस्टर अंडर सेक्शन 20 एम्प्लॉयर, जितने भी एम्प्लॉयर होंगे उन्हें प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर, रिकॉर्ड, मस्टर रोल, जो भी रजिस्टर वगैरह होते हैं उन सब एक्ट के हिसाब से उन्हें लिखना पड़ेगा कि कौन सी विमेन को पैसे दिए या फिर क्या सिस्टम था, कब से वो छुट्टी पर गई, सब कुछ रजिस्टर में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जब भी ज़रूरत हो इंस्पेक्टर उसको चेक कर सकते हैं।
फिर हम बात करते हैं पेनल्टी की। पेनल्टी डिस्कस करने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जो अभी तक हमने एक्ट में पढ़ा। सो सबसे पहले पेनल्टी देखते हैं जो कि कवर्ड है सेक्शन 21 में। फेलर ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं दिया जाता है, एक्ट को फॉलो नहीं किया जाता है, तो इम्प्रिजनमेंट, जेल होगी 1 साल से लेकर 3 साल तक, फाइन लगेगा 2000 रुपीज़ से लेकर 5000 तक। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर रूल, अदर इस एक्ट में और भी जो है वो सब अगर तोड़े जाते हैं तो इम्प्रिजनमेंट होगा 1 साल तक और फाइन लगेगा 5000 रुपीज़। ठीक है। सो दोस्तों, मैंने आपको पूरा एक्ट शॉर्ट में बताने की कोशिश की। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सो आपका आज का क्वेश्चन है, मैक्सिमम लीव अलाउड अंडर द एक्ट। इस एक्ट में मैक्सिमम लीव कितना बोला गया है, कितने वीक्स का, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपने पूरे एक्ट को कॉन्सेंट्रेट होकर देखा है तो आपको इसका आंसर ज़रूर आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। सो दोस्तों, ये था पूरा एक्ट। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई नए एक्ट का वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्ट और उसके MCQ सब आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस एक्ट या इससे रिलेटेड और भी एक्ट के नोट्स चाहिए तो वो आप हमें व्हाट्सएप में आके बता सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।